हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कहानी जुनून इश्क को। जुनून इश्क का जो भाग है वो हालांकि संडे को आना चाहिए था जैसा मैंने कहा था, बट आसपास काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है। यार ये मोहल्ले वाले एकदम क्या कहें, इस साल इन सबको हुआ क्या है। इस मंथ में ही 3 बार इन लोगों ने रामायण पाठ क्या क्या नहीं किया है, और जो साउंड होता है सो अलग। खैर, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कहानी को, वरना गुस्सा निकलेगा तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो वंशिका अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करने के बाद जो वंशिका है वो आती है अपने रूम में आने के बाद, जैसा कि वंशिका ने कहा था कि वो अपनी दादी के लिए एक केयर टेकर को ढूंढेगी, इसलिए वंशिका एक पर्सन को कॉल करती है जो कि उस काम को कर सकता है। जैसे ही वो पर्सन देखता है कि वंशिका का कॉल आया है उसके फ़ोन पर, तो वो एक पल के लिए डर जाता है कि वंशिका राठौड़ उसे इस वक्त कॉल क्यों कर रही है। बेचारा पिक करता है। इधर वंशिका एक सांस में फरमान जारी कर देती है। वो कहती है कि कल ही कल उसे एक केयर टेकर उसके घर पर चाहिए। वो पर्सन कहता है कि मैम इतने जल्दी कैसे अरेंज करूं, ये पॉसिबल नहीं है। वंशिका कहती है ये मेरा काम नहीं है, मैंने बता दिया तुम्हें करना है। इतना कहकर जो वंशिका है वो कॉल एंड कर देती है। इधर ये जो पर्सन है वो कॉल एंड करने होने के बाद वंशिका को काफ़ी ज़्यादा सुनाता है। वो कहता है क्या है, थोड़ी सनकी उनकी है क्या, इतनी रात को कौन बताता है, अब मैं कैसे ढूंढूं, और वो भी कल ही चाहिए। और वो वंशिका को काफ़ी ज़्यादा सुनाता है, पर बेचारा क्या करता, मरता क्या ना करता, ऐसी सिचुएशन उसके साथ थी। इसलिए वो लग जाता है अपने कामों में एक केयर टेकर को ढूंढने के लिए। दूसरे दिन जो वंशिका है वो सुबह सुबह तैयार होती है ऑफिस जाने के लिए। जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी तब तक उसकी माँ उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी दादी को चेकअप के लिए लेके जाना है, तो तुम उनके साथ चली जाओ। वंशिका कहती है कि आप और सर्वेंट चल जाएंगे। तो जो उसकी दादी हैं वो कहती हैं, क्योंकि उसकी दादी तब तक वहाँ पर आ चुकी थी, वो कहती हैं कि तुम लेकर चली जाओगी तो कुछ हो जाएगा। वंशिका कहती नहीं, कुछ नहीं दादी। और वंशिका तैयार होती है अपने दादी को चेकअप के लिए लेकर जाने के लिए। ये लोग निकलते हैं। वंशिका ड्राइव करती है। दूसरी तरफ जो कृति है वो उठती है मॉर्निंग के टाइम पर। कृति के बगल में सिमरन सोई हुई थी, इसलिए कृति को सबसे पहले ध्यान आता है कि सिमरन का एग्ज़ाम है। इसलिए वो सिमरन को उठाती है ताकि सिमरन कुछ रिवीजन कर ले जो इन्होंने कल रात को पढ़ा था। ऐसा सोचकर कृति सिमरन को उठाती है। जैसे ही कृति सिमरन को आवाज़ देती है, सिमरन बहुत अच्छी खासी नींद में थी। बेचारी 1 बजे का सोई हुई थी, और कोई इंसान उसे इतनी सुबह सुबह उठा दे तो कैसे कोई इंसान उठ सकता है। लेकिन कृति जब कहती है कि सिमरन उठो, सुबह हो चुकी है, तो सिमरन पहले तो नहीं उठती। कृति एक आध बार और आवाज़ देती है तो सिमरन का रिस्पॉन्स आता है, दी बस 5 मिनट, 5 मिनट में मैं उठ जाऊंगी, बस 5 मिनट। सिमरन काफ़ी ज़्यादा नींद में ही प्लीज़ करती है, जिसके कारण जो कृति है वो कहती है ठीक है। कृति उठती है और वो चली जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर सिमरन फिर से चैन की नींद सो जाती है। लगभग 10 मिनट बाद कृति एक बार फिर आती है कमरे में और देखती है कि 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। सिमरन गधे घोड़े बेचकर सो रही है। वो फिर से आती है सिमरन के पास और उसे उठाती है। इस बार सिमरन उठकर बेड पर बैठ जाती है, पर उसे झपकी आ रही थी, इसलिए उसका जो हेड है वो बार बार नीचे गिर रहा था। कृति कहती है क्या कर रही है तू, तेरा एग्ज़ाम है ना, पढ़ ले। तो यहाँ पे जो सिमरन है वो कहती है दी कल रात पढ़ा था ना मैंने, और वैसे भी पास हो जाऊंगी इतना मुझे पता है। कृति कहती है पास होने के लिए तूने पढ़ा है। सिमरन कहती है हम बैक बेंचर हैं, पास हो जाएंगे इतना ही काफ़ी है, बाकी टॉप करने की उम्मीद हमसे ना रखो, और मुझे पता है कि मैंने जितना पढ़ा है उतना से तो पास हो ही जाएंगे। इतना कहकर जो सिमरन है वो कहती है आप टेंशन ना लो, खुद भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। और वो कंबल को उठाती है और अपने ऊपर उड़ाकर सोने लगती है। कृति कहती कुछ नहीं हो सकता इसका। इतना कहकर जो कृति है वो जाती है किचन एरिया में, ब्रेकफास्ट रेडी करती है।
उसे रेडी करने के बाद आ जाती है अपने पापा के कमरे में। अपने पापा को उठाती है, उन्हें उनकी मेडिसिन देती है मॉर्निंग वाली, और उन्हें भी ब्रेकफास्ट देने के बाद आ जाती है सिमरन के रूम में। रूम में आने के साथ ही कृति सिमरन को उठाने के लिए आवाज़ें देने लगती है। इधर सिमरन नींद में सुनती है कृति की आवाज़ें और कंबल के अंदर पूरा घुस जाती है, यानी कंबल को अपने चेहरे तक ले लेती है। सिमरन को ऐसा करते हुए देखकर जो कृति है वो तुरंत ही आती है सिमरन की तरफ, और जो उसने कंबल खींचा हुआ था उसे खींच लेती है खुद की तरफ, जिससे सिमरन का फेस दिखने लगता है। कृति अपने कमर पर हाथ रखती है और कहती है, मैडम 1 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक आपकी निद्रा नहीं पूरी हुई? उठ जाओ 2 मिनट के अंदर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने दी को इतने गुस्से में देखकर जो सिमरन है वो उठती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दी। यहाँ पर जो कृति है वो कहती है, गुड मॉर्निंग की बच्ची, टाइम का कुछ होश है? 1 घंटे में तुझे तेरे एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है और अभी तक तू सो रही है। रिवीजन किया है तूने एक भी? जब सिमरन देखती है घड़ी की तरफ कि इतना लेट हो चुका है, तो वो तुरंत ही कृति पर ब्लेम लगाने लगती है कि दी आप मुझे उठा नहीं सकती थी। कृति कहती है, वो 5 मिनट तुम सो रही थी ना, इसीलिए मैं उठा नहीं पाई तुम्हें। सिमरन कहती है, क्या है दी, और वो भागती हुई जाती है वॉशरूम में। कृति हंसती है। तब तक ही कृति के फ़ोन पर उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त एक लोकेशन बताती है और कहती है, तेरे लायक एक अच्छा सा जॉब मिला है, जाकर चेक कर ले। कृति कहती है, बड़ी अच्छी खबर सुना दी तुमने। तो वो कहती है कि हम अच्छी खबरें सुनाते हैं मैडम, अब आप तैयार हो जाइए वहाँ जाने के लिए। कृति कहती है, हाँ, और कृति तैयार होने लगती है। जब सिमरन फ्रेश होकर देखती है कि कृति तैयार हो रही है कहीं जाने के लिए, तो पूछती है, दी आप कहाँ जा रही हैं? तो कृति कहती है कि एक जगह पर जा रही हूँ, जॉब का मिला है। तो सिमरन कहती है, ऑल द बेस्ट दी। यहाँ पर कृति कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। सिमरन कहती है, नहीं दी आप चली जाइएगा, मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊँगी। कृति कहती है, चुपचाप से स्कूटी पर बैठ जाना मेरे पीछे। सिमरन कहती है, क्या है दी, आप इतना कष्ट मत करिए, हम उठा लेंगे अपनी जिम्मेदारी। और सिमरन अपना फेस बनाने लगती है। कृति कहती है, चुपचाप से स्कूटी पर बैठ जाना, तुम्हारे जैसे दोस्त हैं उसके हिसाब से तुम आज तो कतई नहीं पहुंचने वाली। ऐसा कहकर जो कृति है वो मना लेती है सिमरन को, और सिमरन को ना चाहते हुए भी हाँ कहना ही पड़ता है। ऐसा कहकर जो ये दोनों बहनें हैं वो निकल जाती हैं। कृति सबसे पहले जाने वाली थी सिमरन के एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। इधर जो वंशिका है और वंशिका की दादी वंशिका के बगल वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। शांति थी क्योंकि वंशिका खड़ूस और सीरियस रहने वाली लड़की थी। तो वंशिका की दादी को पता था सबसे पहले उन्हें ही बात करनी होगी, इसलिए वो भी काफ़ी चटपटा टॉपिक उठाती हैं। वो वंशिका से पूछती हैं, बहू कब ला रही है? वंशिका जब ये सुनती है तो अचानक से ही ब्रेक लगा देती है। कार में जैसे ही ब्रेक लगता है ये दोनों लोग आगे की तरफ थोड़ा झुक जाते हैं। तो यहाँ पर जो वंशिका की दादी है वो कहती है, क्या है ये, भरी जवानी में मुझे यमराज के दर्शन कराने वाली है। शुक्र हो भगवान का कि मेरे लिए इतनी अच्छी एज बनाई है। यहाँ पर वंशिका कहती है, 1 मिनट दादी, आपने क्या कहा? तो उसकी दादी कहती हैं, बहू कब ला रही है? वंशिका कहती है, उसके बाद। तो उसकी दादी कहती हैं, भरी जवानी में। वंशिका कहती है, अच्छा मजाक है, और वो फिर से ड्राइविंग कंटिन्यू करती है। जो वंशिका की दादी थी वो अपनी लाठी से वंशिका के पैरों की तरफ मारती हैं और कहती हैं, कितनी जवान हूँ मैं और तुम मजाक ले रही हो इसे? वंशिका कहती, नहीं दादी, आप तो बहुत ज़्यादा, अभी तो आप 16 साल की हैं। ऐसा कहते हुए जो वंशिका है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। वंशिका की दादी कहती है, खैर मैं जो पूछ रही हूँ वो बता, बहू कब ला रही है? वंशिका कहती है, बहू? कौन बहू? तो वंशिका की दादी कहती हैं, मेरी बहू, तेरी पत्नी? वंशिका कहती है, ओह दादी, इस पर हमारी बात हुई है ना, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है। तो वंशिका की दादी कहती हैं,
मुझे अपनी बहू चाहिए और बहुत टाइम हो भी चुका है, मैंने कब से तेरी ना 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 सुनी है, पर अब तुझे हाँ कहना ही हो। और तू नहीं कहेगी तो भी ज़बरदस्ती अब तेरी शादी हो के ही रहेगी। मरने से पहले अपने बहू से पैर तक ना दबाऊं। कैसी बेटी है तू। वंशिका अपने मन में कहती है, इनके पैर दबाने के चक्कर में मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। वंशिका का जो नेचर था वो अपने दादी के साथ अलग था। अपनी दादी के सामने जो वंशिका है वो बच्चों की तरह ही बिहेव करती थी। उसका ये सीरियस और खड़ूस रूप उसकी दादी के लिए बिल्कुल भी नहीं था। वंशिका की दादी कहती हैं कि तुम कुछ कह रही हो। वंशिका कहती है, नहीं नहीं। तब तक ये लोग आ जाते हैं जहाँ पर उसकी दादी का चेकअप होने वाला है। वंशिका कार रोकती है और ये लोग उतरते हैं। वंशिका अपनी दादी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। उधर दूसरी तरफ जो कृति है वो सिमरन को उसके सेंटर पर छोड़ती है और कहती है, ऑल द बेस्ट। सिमरन कहती है, थैंक यू दी, और सिमरन चली जाती है। तब तक उसे वहाँ पर उसके दोस्त भी मिलते हैं, तो सिमरन उनसे बातें करने लग जाती है। इधर कृति एक बार फिर लोकेशन देखती है और वहाँ के लिए अपनी स्कूटी को मोड़ देती है। करीब 45 मिनट के बाद जो वंशिका है वो अपनी दादी का चेकअप पूरा करा लेती है और वापस से ये लोग आ जाते हैं कार में। वंशिका अपनी दादी से पूछती है, दादी आप जूस कुछ ऐसा लेंगी। तो उसकी जो दादी है वो कहती है, नहीं बेटा, डायरेक्ट घर चलेंगे। तो वंशिका कहती है, ओके। ऐसा कहकर जो वंशिका है वो घर की तरफ अपने कार को मोड़ देती है। वंशिका कहती है कि दादी आज आपकी केयर टेकर आ जाएगी। तो उसकी दादी कहती हैं, तेरी खातिर मैंने ये बात मानी है, वरना मुझे किसी केयर टेकर की नीड नहीं थी। वंशिका कहती है, हाँ जाने मन, पता है हमें, पर आपको अभी एक केयर टेकर की नीड है। तो वंशिका की दादी वो कहती है, जो करना है करो, मुझे किसी केयर टेकर की नहीं, एक बहू की नीड है। जल्दी से तू शादी कर, एक बहू ला मेरे लिए। तो वंशिका वो कहती है, क्या दादी, आप घूम फिर कर वहीं पर आती हैं। तो उसकी दादी कहती हैं, कुछ गलत कह रही हूँ क्या। वंशिका कहती है, नहीं नहीं, मैं ही पागल हूँ। ऐसा कहकर वंशिका ड्राइविंग कंटिन्यू करती है और ये लोग पहुँच जाते हैं अपने घर की तरफ ही। इधर कृति भी आ चुकी थी वहाँ पर जहाँ पर उसे जॉब के लिए जाना था। कृति जब अपना स्कूटी थोड़ा सा साइड में लगाती है तो देखती है उस घर की तरफ। ये घर दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। कृति एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है कि वो सही जगह तो आई है ना। सिक्योरिटी गार्ड्स, कार्स और इतना बड़ा घर देखकर कृति तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या वो सही जगह ही आई है ना। और अगर वो आई है तो इतने अमीर लोग। तक वो फ़ोन करती है अपनी उस दोस्त को जिसने बताया था, तो और पूछती है कि यार मैं वही लोकेशन पर हूँ और सामने एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है, यहीं पर जाना है क्या। तो उसकी जो दोस्त है वो कहती है, हाँ तो एकदम सही जगह पर है, अब घर के अंदर एंटर कर। यहाँ पर जो कृति है वो कहती है, दिखने में ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर लग रहे हैं। तो उसकी जो दोस्त है वो कहती है, हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तुझे अच्छा पे करेंगे। तो जो कृति है वो कहती है, मुझे अमीर लोगों के यहाँ पर काम करना पसंद नहीं है, थोड़ा सा ही मिले अच्छा है मुझे, पर यहाँ पर तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। ये लोग थोड़ा सा पैसा क्या देते हैं, लगता है जैसे खरीद ही लिए हैं, मैं नहीं करूँगी यहाँ पर। तो उसकी जो दोस्त है वो कहती है, मना मत कर, तुझे इस वक्त जॉब की नीड है और यहाँ पर तुझे काफ़ी अच्छा खासा पे किया जाएगा, और वैसे भी ये जॉब तेरे अकॉर्डिंग ही है, तो मना मत कर और जाके ट्राई कर ले एक बार। अगर तुझे अच्छा लगा तो तू करियो जॉब, वरना मत करना। कृति कहती है, मैं तेरे कहने पर ही जा रही हूँ अंदर। तो उसकी जो दोस्त कहती है, हाँ मेरी माँ चली जा। इधर जो वंशिका की कार है वो लगभग आ चुकी थी उसके घर की तरफ, यानी कि वंशिका अपने घर के गेट के सामने ही खड़ी थी। वंशिका की कार घर के अंदर एंटर करने वाली थी, पर मेन गेट पर एक पर्सन खड़ा हुआ था और वो पर्सन किसी से बातें कर रहा था। वंशिका समझ नहीं पाती कि कौन है ये पागल लड़की। हाँ, वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। वंशिका अपने कार का हॉर्न देती है,
वहाँ पर जो लड़की थी वो अपने हाथों से कहती है रुक जाइए, बस 2 मिनट। यहाँ पर वंशिका कहती है पागल है क्या, किसी के घर के मेन गेट के आगे खड़ी है और कह रही है 2 मिनट। वो 2 मिनट रुकती है और फिर हॉर्न देती है। उस लड़की पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हाथ से फिर इशारा करती है रुकिए थोड़ा सा। अब वंशिका को आ जाता है गुस्सा। वो तुरंत ही निकलती है अपने कार के गेट को खोलकर बाहर और उस लड़की की तरफ आती है। उस लड़की की तरफ आने के बाद उस लड़की के जो हैंड्स थे उसकी बाह से पकड़ती है और खुद की तरफ टर्न करती है और कहती है ओ मैडम, पागल है क्या आप, मैं कब से आपको हॉर्न दे रही हूँ, आप मेन गेट के आगे कर क्या रही हैं, अभी के अभी हटिए। यहाँ पर जो कृति है, यानी कि वहाँ पर कृति ही खड़ी थी और दूसरी तरफ वंशिका थी। वो अपना फ़ोन रखती है और कहती है कहा था ना आपको, 2 मिनट आप रुक नहीं सकती हैं, और ये क्या है, किस बात का गुस्सा। और वो अपने बाँ को झटक देती है जिससे जो वंशिका है उसके हाथ वहाँ से हटते हैं। वंशिका कहती है जानती भी है मुझे, जानती भी हो तुम मुझे। तो वो लड़की कहती है नहीं जानती, कौन है आप, और मैं यहाँ पर काम से आई हूँ। और आपको दिखाई नहीं देता क्या, आप देख रही है मैं किसी से बात कर रही हूँ वो भी कॉल पर, और आप हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रही हैं, थोड़ा सिविल सेंस है कि नहीं। सिविल सेंस, आहा। वंशिका कहती है आप मेरे ही घर के मेन गेट के आगे खड़ी हैं और अपनी इस खटारा स्कूटी के साथ, और मैं आपको हॉर्न दे रही हूँ पर आप मेरे रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ऊपर से आप मुझे ही ताव सुना रही हैं। कृति भी आ जाती है अपने मूड में। वो रखती है अपने हाथों को उसकी कमर पर और कहती है ओ तो ये आपका घर है। फिर वो अपने हाथों को उसके हाथों पर दे मारती है और कहती है ओ हाँ, आपकी कोई गलती नहीं है, वो क्या है ना, सारे अमीर ज़्यादा ऐसे ही होते हैं, इसलिए आप ऐसी हैं। वंशिका कहती है क्या मतलब। जो कृति है वो कहती है आप नहीं समझेंगी। तब तक जो वंशिका की दादी हैं वो भी आती हैं कार के बाहर इन दोनों को लड़ाइयाँ करते हुए देखकर, और कहती हैं क्या हो रहा है ये। तो जो कृति है वो कहती है माँ जी आप सुनिए, मैं इनसे कब से कह रही हूँ कि 2 मिनट रुक जाएं, पर ये हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही हैं, और मैं किसी से बात कर रही थी, मुझे जब जल्दी में उस कॉल को कट करना पड़ा सिर्फ इनके लिए, और ये आकर मुझसे लड़ाई कर रही हैं। तो जो वंशिका की दादी हैं वो वंशिका की तरफ देखती हैं और कहती हैं क्यों कर रही हो इससे लड़ाई। वंशिका कहती है दादी आप नहीं जानती, इसने अभी मुझे अमीर ज़्यादा कहा और पता नहीं मुझे क्या क्या सुनाया। वंशिका कहती है देखिए मैडम, आपका सेंस अपने पास रखिए, और किस बेवकूफ़ ने आपको यहाँ पर बुलाया है। और वो अपने सर्वेंट्स को, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड गेट पर था, उससे पूछने लगती है। तो यहाँ पर जो कृति है वो कहती है केयर टेकर के खास मुझे बुलाया गया था यहाँ पर रिक्वेस्ट करके। तो वंशिका को ख्याल आता है कि कल जो उसने कहा था एक केयर टेकर को अरेंज करने के लिए, तो वो एक केयर टेकर कृति है। तो वंशिका कहती है ओ तो आप केयर टेकर हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप ये जॉब कर पाएंगी। कृति कहती है क्यों नहीं कर पाऊंगी। वंशिका कहती है आप नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर जो वंशिका की दादी हैं उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि कोई एक लड़की थी जो वंशिका से उसी टोन में बात कर पा रही थी जिस टोन में वंशिका उससे बात कर रही थी, वंशिका को टक्कर देने वाली बराबर लड़की। उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था ऐसे सीन को देखकर। यहाँ पर वो कहती हैं अब चुप हो जाओ दोनों, और फिर वो कृति के तरफ आती हैं और कहती हैं बेटा तुम चलो। वंशिका कहती है क्या है दादी, ये जॉब नहीं करेगी, ये उसके लिए बिल्कुल फिट नहीं है। एक केयर टेकर को अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, और इस लड़की के अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ है। अब कृति के ईगो पर बात आ जाती है। वो कहती है ये जॉब मैं ही करूँगी,
और मुझसे अच्छा केयर टेकर आपने ढूंढ लिया तो कहना। खैर, मुझे कोई शौक नहीं है आपके यहाँ पर जॉब करने के लिए। और वो अपनी चुटकी बजाती है और कहती है, मेरे पीछे यूं यूं जॉब आ जाएंगी। तो वंशिका कहती है, जाओ वहाँ पर करो ना, यहाँ पर क्यों आई हो। यहाँ पर वंशिका की दादी इन लोगों को फिर अलग करती हैं और कहती हैं, वंशिका चुप हो जाओ, ये संस्कार है तुम्हारे। अब वंशिका को अपनी दादी की बात सुनकर चुप रहना ही पड़ता है। वंशिका की दादी कृति के साथ घर के अंदर एंटर करती हैं। इधर जो वंशिका है वो कहती है, दादी मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। उसकी जो दादी है वो कहती है, हाँ चली जाओ। वंशिका आकर के बैठती है अपने कार में। वंशिका का पूरा मूड उतर चुका था। सुबह सुबह ही लड़ाई हो गई, वो भी ऐसे पर्सन से जिस पर्सन से को वो भाव तक न दे। उस पर्सन ने उसे इतना सब कुछ सुना दिया, वो भी मॉर्निंग के टाइम पर। वंशिका का पूरा मूड ऑफ था। जैसे तैसे जो वंशिका है वो जाती है अपने ऑफिस। इधर जो कृति है वो वंशिका की दादी के साथ आ जाती है वंशिका के घर के अंदर। जब कृति एंटर करती है वंशिका के घर के अंदर तो इतना बड़ा घर देखकर एक पल के लिए कृति को अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं होता है, क्योंकि सच में वो घर काफ़ी ज़्यादा आलीशान था। एक बार अगर कोई इंसान उस घर को देख ले तो उसकी सुंदरता में खो जाए। हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी और देखने में उतनी ही सुंदर। जिस चीज़ पर जितना पैसा खर्च हुआ था वो चीज़ देखने में उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। कृति तो सब तरफ देख ही रही थी, उसकी आंखें पूरी तरीके से चकाचौंध हो चुकी थी। इधर जो वंशिका की दादी हैं वो कृति की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या नाम है तुम्हारा बेटा। तो कृति कहती है, माँ जी कृति मल्होत्रा। तो उसकी जो दादी हैं वो कहती हैं, काफ़ी अच्छा नाम है तुम्हारा। कृति कहती है, धन्यवाद। कृति की आदत थी, वो बड़े लोगों का सम्मान करना नहीं भूलती थी, इसलिए वो झुकती है और उनके पैरों को टच करती है। वंशिका की दादी को कृति का ये नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए हम भी चलते हैं। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं आपसे हम अगले भाग में। ये भाग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा हाँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये सवाल होगा कि स्टोरी कंटिन्यू क्यों नहीं आ रही है। इसका रीज़न है कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब कोई ये मत कहना कि बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा कोई बोर्ड्स का एग्ज़ाम नहीं है, बट हमारा एक एग्ज़ाम है जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो एग्ज़ाम 1 मंथ के अंडर ही होने वाला है। इसीलिए तो दोनों ही मैनेज करना है, तो थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है अप डाउन, इसीलिए। तो चलिए हम भी चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जिनका बोर्ड्स है भाई आप लोग पढ़ लो।